हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूं, तो क्लास 8th की बुक के 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 7वां चैप्टर आज पढ़ेंगे, किशोरावस्था की ओर। इस लेसन में किशोरावस्था के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि बच्चे जब किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं तो उनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, लड़कियों में क्या परिवर्तन आते हैं, लड़कों में क्या परिवर्तन आते हैं, वो सब इस लेसन में बताया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है अध्याय 7, किशोरावस्था की ओर। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही जनन क्यों कर सकते हैं? इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाता है। यानी कि एक निश्चित अवधि होती है, उसके बाद ही मनुष्य जनन कर पाते हैं। तो इस लेसन में यही बताया जा रहा है कि मानव के शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं जिसके बाद ही वह जनन हेतु सक्षम हो पाता है। आगे लिखा है अध्याय 6 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है किशोरावस्था एवं यौवनारंभ। बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के पश्चात बूझो और पहेली अपने माता पिता के साथ बातें करने लगे। पहेली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है। वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बूझो के कई मित्रों जिनसे वह 1 वर्ष बाद मिली थी की लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई है। उनमें से कुछ तो मूछे आने से जोकर यानी कार्टून नजर आ रहे थे। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि जन्म के समय ही होने लगती है, लेकिन 10 या 11 वर्ष की आयु में जब बच्चे पहुंचते हैं तो वृद्धि तीव्र गति से होती है और वृद्धि साफ दिखाई भी देने लगती है, जैसे कि उनकी लंबाई। इसके अलावा कई बच्चे जिनका वजन भी बढ़ जाता है। कई में शारीरिक परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे लड़के होते हैं उनकी मूछें आने लगती हैं। लड़कियों में भी कई शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जैसे उनकी आवाज़ है पतली हो जाती है, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। तो इस प्रकार के परिवर्तन आप साफ देख सकते हैं। आगे लिखा है शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवावस्था में कदम रख रहे हैं। अब बूझो के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है। और पहेली क्या कह रही है? जीवन का एक ऐसा अजीब काल है जिसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े। मैं जिज्ञासु हूँ, क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की इस अवधि का कोई विशेष नाम है? तो अभी नीचे इन सब प्रश्नों का जवाब है। लिखा है वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। क्योंकि यह अवधि अंग्रेजी के टीन्स यानी 13 से 18 या 19 तक होती है, तो किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। क्योंकि ये 13 से शुरुआत इसकी हो जाती है और 19 तक ये रहती है। तो बूझो के प्रश्न का जवाब मिल गया। तो इसीलिए जो इस अवस्था में होते हैं उन्हें टीनेजर्स कहा जाता है। आगे लिखा है लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। तो सब में जो अवधि है भिन्न भिन्न हो सकती है। हो सकता है आपके साथ का कोई बच्चा, जब आप बच्चे होंगे और आपके साथ जब आप किशोरावस्था में प्रवेश आपने किया होगा, तो हो सकता है उसकी जो परिवर्तन है या उसकी वृद्धि आप पहले देख पाए होंगे,
या उसके शरीर में परिवर्तन आप पहले देख पाए होंगे, आप में परिवर्तन बाद में हुए होंगे, या उसमें परिवर्तन बाद में हुए होंगे, आप में पहले हो गए होंगे, क्योंकि ये अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। ऐसा नहीं है कि निश्चित समय में सभी की वृद्धि हो, ये अवधि होती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। आगे लिखा है किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। आप सभी को पता है क्योंकि आप सभी में ये परिवर्तन आ चुके हैं। तो लिखा है यह परिवर्तन यौवना आरंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवना आरंभ समाप्त हो जाता है, यानी कि जब जनन परिपक्वता हो जाती है उसके साथ ही यौवना आरंभ समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है यौवना आरंभ में होने वाले परिवर्तन। पहेली और बूझों के दिमाग में यही प्रश्न आ रहे थे कि लड़के और लड़कियों में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि यौवना आरंभ में होने वाले परिवर्तन, सबसे पहले लिखा है लंबाई में वृद्धि। इसे आप साफ देख सकते हैं, बच्चों में ये परिवर्तन आप साफ देख सकते हैं। तो लिखा है लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवना आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। आगे लिखा है प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। यानी शुरुआत जब होगी तो यदि दो बच्चे जिनमें से एक लड़का है और एक लड़की है, तो आप देखेंगे जो लड़की है वह पहले लंबी हो जाएगी और लड़का बाद में लंबा होगा। लेकिन 18 वर्ष की आयु तक ये अपनी अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौवना आरंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई यदि लड़का है किशोरावस्था में है तो वह एकदम से बहुत लंबा लगने लगता है, और कुछ जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ये जो लंबाई की वृद्धि की दर होती है ये भिन्न भिन्न होती है। अब पहेली को एक बात की चिंता है। क्या चिंता है? मैं चिंतित हूँ, यद्यपि मैं लंबी हो गई हूँ परंतु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा है। तो इसका जवाब आगे दिया जा रहा है। लिखा है पहेली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। तो शरीर के जो सभी अंग हैं समान दर से वृद्धि नहीं करते। हाथ पैर पहले लंबे हो जाते हैं, शरीर के और अंग बाद में बढ़ते हैं, लेकिन एक समय पर शरीर का जो अनुपात है वह संतुलित हो जाता है और शरीर सुडौल दिखाई देता है। आगे लिखा है आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। यह अस्थियों, पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। तो जो लंबाई होती है यह माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, लेकिन उसके साथ ही संतुलित आहार भी आवश्यक है। अब यदि किसी बच्चे के माता पिता लंबे हैं लेकिन उस बच्चे को संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, तो उस बच्चे की लंबाई अपने माता पिता जितनी नहीं हो पाएगी। लंबाई भले ही जीन पर निर्भर करती है, लेकिन उसके साथ ही संतुलित आहार भी आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है अगला परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन पढ़ लिया। अगला परिवर्तन है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। लिखा है क्या आपने ध्यान दिया कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि वे यौवना आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं। जब वृद्धि के कारण कंधे फैल कर चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है।
वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग हैं। यानी लड़कों को आप देखेंगे, उनकी जो पेशियां हैं, शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट और गठी हुई दिखाई देती हैं, और लड़कियों में आप देखेंगे कमर का जो निचला भाग होता है वह चौड़ा हो जाता है। तो लड़के और लड़कियों में ये जो परिवर्तन होते हैं ये अलग अलग होते हैं। अगला लिखा है स्वर में परिवर्तन, यानी आवाज बदल जाती है। क्या आपने ध्यान दिया कि कभी कभी आपकी कक्षा में कुछ लड़कों की आवाज फटने लगती है? यौवन आरंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत चौड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल यानी कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर तंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यता दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च त्वरत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज फटने या भर्राने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रहती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। तो इस तरीके का आप लड़कों में देख सकते हैं, और लड़कियों में छोटा होता है। ये एडम्स एप्पल है, और ये लड़कियों में छोटा होता है, इसलिए लड़कियों में नहीं दिखाई देता। लड़कों में आप इस तरीके का देख सकते हैं। अब लिखा है स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। जो स्वेद और तैल ग्रंथियां होती हैं उनमें भी वृद्धि होती है। तो किशोरावस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है, यानी पसीना बहुत आता है किशोरों को। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आदि हो जाते हैं। तो इसी कारण से फुंसियां और मुहासे हो जाते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, स्वेद ग्रंथि, तैल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहियों द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां भी इन्हें कहा जाता है। तो जो स्वेद ग्रंथियां होती हैं इनसे पसीना बहुत आता है, और तेल ग्रंथियों में वृद्धि हो जाती है तो चेहरे पर मुहासे, दाने, इस तरीके से फुंसियां भी निकल आती हैं। आगे लिखा है जनन अंगों का विकास। तो पिछले अध्याय में आपको जनन अंगों के बारे में बता चुकी हूं मैं। तो लिखा है पिछले अध्याय में चित्र में दर्शाए गए मानव जननांगों का पुनर्अवलोकन कीजिए। यौवन आरंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिश्न पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। आगे लिखा है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। तो ये जो अवस्था होती है किशोरावस्था, स्टैनले हॉल ने इसे आंधी तूफान की अवस्था कहा है, क्योंकि इसमें शरीर में भी परिवर्तन होता है, मानसिक परिपक्वता भी आती है, बौद्धिक परिपक्वता भी आती है, संवेदनशीलता प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इसे आंधी तूफान की अवस्था कहा है। उथल पुथल की अवस्था भी इसे कहा जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि इसमें मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होती है। तो लिखा है किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी
यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, तो इनमें असुरक्षित महसूस करने का कोई भी कारण नहीं है। ये सभी के साथ होता है, सभी के जीवन में ये परिवर्तन आते हैं। आगे लिखा है गौड़ लैंगिक लक्षण। अध्याय 6 में आप पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग हैं। वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, यानी लड़कों को दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं, लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। आगे लिखा है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। कौन रासायनिक पदार्थ हैं? यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौवनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन, ये आपको याद रखना है, का स्रवण प्रारंभ करता है। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है, जिसके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना। लड़कियों में यौवनारंभ के साथ अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन, ये दोनों अंतर आपको याद रखना है। जो टेस्टोस्टेरोन है ये पौरुष हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो है ये स्त्री हार्मोन है। तो आपको याद रखना है स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्ध स्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। जो ये हार्मोन होते हैं, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन हार्मोन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है जनन प्रकार्य प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल पर पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा है कि हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है ये अनेक हार्मोन का स्रावण करती है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर यही समझाया जा रहा है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है? यौवनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। आगे बढ़ते हैं। पहेली और बूझो अब समझ गए कि यौवनारंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है, जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है। परंतु वे जानना चाहते हैं क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता रहता है या कभी समाप्त होता है? तो इसके बारे में आगे बताया गया है। जनन काल की अवधि। जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता
पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। यानी कि स्त्रियों में जो जनन काल है वह जल्दी समाप्त हो जाता है पुरुषों की अपेक्षा। आगे लिखा है, स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौवना आरंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौवना आरंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। यानी प्रारंभ में हो सकता है कि ये अनियमित हो, लेकिन कुछ समय में ये नियमित हो जाता है। आगे लिखा है, ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। आगे लिखा है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। यानी बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये किस प्रकार से निर्धारित होता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। लिखा है, लड़का अथवा लड़की। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र। जोड़े में यदि आप देखेंगे तो 23, और यदि आप ऐसे ही काउंट करेंगे तो 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र यानी एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र हैं, जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में 1 एक्स तथा 1 वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक यानी शुक्राणु तथा अंडाणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा 1 एक्स गुणसूत्र होता है। यानी कि जो अनिषेचित यानी निषेचन से पहले जो अंडाणु होता है उनमें सिर्फ एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। चित्र को देखिए, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा, यानी कि लड़की होगी। और यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होगा तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से समझाया जा रहा है। ये अंडाणु है। यदि वाई गुणसूत्र द्वारा निषेचन होता है तो लड़का होगा, यदि एक्स द्वारा होता है तो लड़की होगी। अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी मां उत्तरदायी है, पूर्णता निराधार एवं अन्याय संगत है।
क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि यदि लड़की हुई है तो इसकी जिम्मेदार माँ है, तो ऐसा नहीं होता है। लड़का होना या लड़की होना पिता पर निर्भर करता है, माता पर निर्भर नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। लिखा है लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। तो लिंग हार्मोन के अतिरिक्त जो अन्य हार्मोन हैं उनके बारे में लिखा है। तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। यानी कि जो पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है तो वो क्या करते हैं, जननांगों को उनके हार्मोन को उद्दीपित करती है, हार्मोन को स्रावित करने के लिए। आगे लिखा है, आप पढ़ ही चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रीनल जैसी कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों को ही नलका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ये मैं इसी लेसन में अभी आपको बता चुकी हूँ पहले। अब यहाँ पे ये चित्र बना है, ये चित्र आता है और ये नामांकन करने के लिए आता है। ये इसी तरीके से आपको चित्र दिया जाएगा और आपको इन ग्रंथियों के नाम बताने होंगे। ये पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है जो मस्तिष्क में, ये मस्तिष्क से जुड़ी है, ये पीयूष ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि है, ये एड्रीनल ग्रंथि है, ये अग्नाशय है, और ये जो आप देख रहे हैं स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति दिखाई गई है, और ये वृषण। तो मनुष्य के शरीर की ये अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, बूझो और पहेली को याद है कि एक बार जब वह अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे तब उन्होंने वहाँ काका नाम के लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका गोइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। काका की थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित हैं क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। बूझो एवं पहेली ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट में बताए गए एड्रीनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एड्रीनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रीनेलिन नामक हार्मोन का स्रावण भी करता है। एड्रीनेलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। आगे लिखा है, थायराइड एवं एड्रीनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रवण करती हैं। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। आगे लिखा है, बूझो के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है। क्या है प्रश्न? क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं? क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? तो इसके बारे में नीचे बताया जा रहा है। लिखा है, कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। तो अन्य जंतुओं में भी हार्मोन का योगदान है, तो यही बताया जा रहा है। लिखा है, आप मेढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं। टैडपोल को वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। अध्याय 6 में ये बताया गया था। आगे लिखा है, लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन इसका नियमन करता है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकते। अब प्रश्न पूछा जाता है कि टैडपोल जिस तालाब में वृद्धि करते हैं उस पानी में किसकी पर्याप्त मात्रा आवश्यक है? तो आपको याद रखनी है आयोडीन की। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है।
आगे बढ़ते हैं। बूझो के दिमाग में फिर से एक प्रश्न आता है, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो उन्हें थायरॉक्सिन की कमी के कारण गोइटर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जो व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं लेते हैं तो उन्हें गोइटर, इसे ही घेंगा रोग भी कहते हैं, तो ये रोग हो जाता है। अब लिखा है जननात्मक स्वास्थ्य के बारे में। लिखा है व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को वैयक्तिक स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती हैं, क्योंकि अभी आपको बताया ही है कि किशोरावस्था में शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। स्वेद और तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि आ जाती है, तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है और पोषण का भी ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले लिखा है किशोर की पोषण आवश्यकताएं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ ही चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारा भारतीय भोजन, जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत है। तो शिशु जो होते हैं यानी छोटे बच्चे, ये सिर्फ माँ का दूध ही पीते हैं, क्योंकि जो दूध है अपने आप में संतुलित आहार है और उसी दूध से इन्हें संपूर्ण पोषण मिलता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है लौह यानी आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लौह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए, क्या संतुलित एवं पोषक है? क्या इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा क्या इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी शामिल हैं जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं? क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा के लिए शक्कर और वसा की आवश्यकता होती है। तो ये सब हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। आगे लिखा है फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है जो रक्षी भोजन है। चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं, परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती। तो जो पैक्ड फूड होते हैं उनमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। यहाँ आप चित्र में पोषक पदार्थ देख सकते हैं। मांस है, सब्जियां हैं, दूध है, अंडे हैं, फल है, दालें हैं, ये सब अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। अब लिखा है व्यक्तिगत स्वच्छता। तो व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत ही जरूरी है। तो लिखा है प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि स्वेद ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को एक बार तो स्नान करना ही चाहिए, और जब बहुत अधिक गर्मी होती है तो व्यक्ति दो बार भी स्नान करते हैं। और जो किशोर होते हैं इनके शरीर में जो स्वेद ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, इसके कारण इन्हें पसीना बहुत आता है, तो इनके शरीर से दुर्गंध आने लगती है, इसलिए इन्हें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। आगे लिखा है शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोकर करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड
इत्यादि का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार हर 4-5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदलें। अब लिखा है शारीरिक व्यायाम के बारे में। लिखा है ताजी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा, किशोर, लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ भ्रांतियां लिखी हुई हैं। भ्रांतियां एवं असत्य अवधारणाएं, यानी कि ये पूरी तरीके से असत्य हैं, गलत हैं। तो इनके बारे में लिखा है अध्याय 6 एवं इस अध्याय में आपने मनुष्य के जनन संबंधी वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांतों के विषय में पढ़ा। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित हैं जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियां एवं असत्य धारणाएं हैं। इनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है। अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह मिथ अथवा असत्य धारणा है जिनका कोई आधार नहीं है। क्या क्या है असत्य धारणाएं? कि ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़की को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है। बिल्कुल गलत है। संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, ये भी गलत है, क्योंकि अभी आपको बता चुके हैं कि संतान लड़का होगा या लड़की ये पिता पर निर्भर करता है। आगे लिखा है ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है। ये भी गलत है, क्योंकि लड़कियां रसोई का काम भी कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। ये सब गलत धारणाएं हैं। आगे बढ़ लिखा है नशीली दवाओं का निषेध करें। यानी किशोर जो हैं इस अवस्था में कुछ गलत संगत में पड़ जाते हैं, नशीली दवाओं का सेवन करने लगते हैं, ड्रग्स कहते हैं जिन्हें, तो इनका निषेध करना चाहिए। तो लिखा है किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित महसूस ना करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए ना कहना चाहिए जब तक कि वह दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो समय होता है शारीरिक परिवर्तन का समय होता है और ये प्राकृतिक होते हैं। कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हो जाती है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, असुरक्षित महसूस नहीं करना है और किसी भी गलत संगत में नहीं पड़ना है। आगे लिखा है आपने एड्स के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित मां से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण होता है। आगे लिखा है किशोर द्वारा गर्भधारण, तो ये भी पढ़ लीजिए, आवश्यक है। लिखा है आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। तो ये बुक जो है अपडेट नहीं हुई है, इसमें उम्र भी सही नहीं लिखी हुई है। आप लोग बताएंगे कि वर्तमान में जो विवाह की आयु है वो कितनी कर दी गई है। उसके बाद मैं तो आपको बता ही दूंगी, लेकिन आप लोगों को भी कमेंट करके बताना है। आगे लिखा है इसका कारण है कि टीन आयु लड़कियां मां एवं शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती। बाल विवाह तथा मातृत्व से मां एवं संतान दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है, क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, अतः वह मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती हैं। तो लेसन होता है समाप्त। किशोरावस्था के बारे में आप लोगों को बताया इस लेसन में किस प्रकार से शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं।
हार्मोनों का स्राव होता है, ये सब मैंने आपको इस लेसन में बताया। अच्छा लेसन था, 1 या 2 प्रश्न इससे जरूर बन जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।